हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पीके। इसमें हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ईवीएस टेस्ट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, झूम क्या है? झूम क्या है? एक लोकनृत्य एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है या कृषि का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, झूम क्या है? एक कृषि का या खेती का एक प्रकार है। अब झूम होता क्या है इसके बारे में हम और क्या जानते हैं। तो झूम एक स्लैश या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है जिसे हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो जंगलों में आदिम प्रकार की एक खेती होती है जिसे पुराने ज़माने से भी करते आ रहे हैं लोग। अब इसमें होता क्या है, इसमें पहले वृक्षों एवं वनस्पति को काट कर जलाकर वहाँ पे मैदान को साफ किया जाता है और वहाँ पे भूमि को एक पुराने उपकरणों से जैसे हल से खेत से जुताई करके बीज क्या कर दिए जाते हैं, बो दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, किसमें? कृषि खेती में। किसमें? कृषि खेती में, जिसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब फसल को बो दिया जाता है तो कुछ समय के पश्चात या 1 या 2 ईयर्स के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है और किसी अन्य जगह पर फिर से वो खेती करने के लिए चले जाते हैं। ओके दोस्तों, इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह खेती को लगातार बदलते रहना। ओके दोस्तों, कुछ समय पश्चात जब 10-15 साल बाद क्या होता है, वहाँ पे फिर से वन उपज आते हैं, झाड़ियाँ हो आती हैं, फिर से प्रकृति का चक्रण होता है। तो ये लोग फिर से वहाँ पे जाते हैं किसान भाई और फिर से उसके ऊपरी सतह को काट कर जलाकर उस पर फिर से खेती करते हैं। ओके दोस्तों, इसे और किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरण या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है, हमें झूम कृषि से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी वह विधि है जो मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? मदद नहीं करती है, आपसे पूछा गया है, मदद नहीं करती है। जो मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। समुच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती या स्थानांतरण कृषि। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, स्थानांतरण कृषि। क्योंकि स्थानांतरण कृषि में वो वहाँ की सतह को जला करके और जोत करके चले जाते हैं। फसल के बाद वो क्या करेंगे, वह उस जगह को छोड़ देते हैं जिससे उसमें नमी और मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। किसकी वजह से? वहाँ पे उस खेती को जलाने से और वहाँ पे उसकी ऊपरी सतह को काट देने से। अब समुच्च रेखी जुताई में क्या होगा? समानांतर जुताई वाली खेती। वर्षाधीन, जो वर्षा के अधीन रहती है, जब जैसे बारिश होगी खेती होगी आपकी। पट्टीदार खेती, इसमें पट्टियाँ बना करके खेती की क्या की जाती है? फसल उत्पादन किया जाता है इस पट्टीदार खेती में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्थानांतरण कृषि। यानी जो स्थानांतरित कृषि होती है या झूमिंग कृषि होती है उसमें मृदा की उर्वरता और नमी संरक्षित नहीं होती है, लगातार उसका ह्रास या उसकी उर्वरता शक्ति नष्ट होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपसे पूछा गया है, भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं की बाढ़ और सूखों में बहुत अधिक प्रभावित है। उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं है? यानी आपसे पूछा गया है कि भारत में भिन्न भिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन होता है और विभिन्न तीव्रताओं की बाढ़ और सूखे भी पड़ते हैं। तो इसका ऐसी एक कौन सी अवधारणा है जिसका इस पर प्रभाव, इसके बारे में अवधारणा नहीं है? तो व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, फसल कैलेंडर में परिवर्तन, सी है कृषि के लिए बाढ़ एवं सूखा प्रणव क्षेत्र में परिहार। ऑप्शन नंबर डी में है बाढ़ और सूखे की दशाओं की सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का चयन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये धारणा बिल्कुल
गलत है, ये धारणा कृषि के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान कृषि में किया जाता है, यानी व्यापक तरीके से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। फसल कैलेंडर भी जहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ और सूखा पड़ते हैं वहाँ पे फसल कैलेंडर को महत्व दिया जाता है, उसमें लगातार चेंजेस किए जाते हैं जिससे किसान भाइयों को समय समय पर पता चलता रहे मौसम का। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, इसमें बाढ़ और सूखे की दशाओं को सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का चयन, यानी बाढ़ और सूखे के टाइम पे आप कैसी फसलों से ज़्यादा उत्पादन ले सकें इसके बारे में फसलों का चयन करने पर बल दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हमारे लिए धारणा गलत है, बाकी तीनों करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, गुजरात। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, गुजरात। तो अब आपको बताना है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों राजस्थान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। अब आपसे यदि पूछा जाए कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेसटेक। ब्रेसिका कंप्रेसटेस, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सरसों का एक वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, जो साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। अब यदि आपसे बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान के बाद आएंगे यूपी, यूपी के बाद थर्ड स्थान पर बिहार, और इस प्रकार से वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात। ओके दोस्तों, तो ये आपको सीरियल ध्यान रखना है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा सरसों का उत्पादन? राजस्थान में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 5, वनाच्छादन के कम होने का कारण, वनाच्छादन के कम होने का कारण आपको बताना है। तो वनाच्छादन के कम होने का कारण ऑप्शन नंबर 1 कृषि, बी वनीकरण, सी बढ़ती हुई आबादी, डी पर्यटन एवं तीर्थ। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ती हुई आबादी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वनाच्छादन मीन्स क्या होता है। तो वनाच्छादन मीन्स होता है वनों को बढ़ावा देना, वनों को बढ़ावा देना। करेक्ट। अब वनों को बढ़ावा कैसे मिलता है? कृषि करने से भी मिलता है, वहाँ पे हरियाली वगैरह होती है। वनीकरण यानी वनों का लगाया जाना, बार बार वृक्षों का लगाया जाना। पर्यटन एवं तीर्थ जहाँ पे होंगे वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम किया जाता है। तो ये तीनों इसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बढ़ती हुई आबादी, जितनी आबादी बढ़ेगी उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वनों को काटा जाएगा, इसलिए मेन रीजन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती हुई आबादी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं कि यह कथन किसका है कि कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट बताना है। तो डॉक्टर माधवन नायर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब जरा हम इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि ये डॉक्टर स्वामीनाथन हैं क्या, कौन है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन का सबसे पहले जन्म की यदि बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1925। ओके दोस्तों, 7 अगस्त 1925। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। ओके, 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु को। अब और इनकी उपलब्धि क्या है? तो यह पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। कौन से पौधों के? जेनेटिक वैज्ञानिक थे। ओके, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक। क्या कहा जाएगा इन्हें? हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब हरित क्रांति के जनक में इन्होंने क्या किया? हरित क्रांति के जनक में इन्होंने 1967-68 में क्या किया? गेहूं एवं चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में, सबसे पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य स्टेट था पंजाब। पंजाब में फसल को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और चावल पर जोर दिया और नई नई किस्मों के बीजों का यूज करके इन्होंने फसल को बढ़ावा दिया। ओके दोस्तों, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी और क्या उपलब्धि है, तो इनकी और उपलब्धि हो जाएंगी दोस्तों,
इन्हें 1967 में पद्मश्री 1967 में पद्मश्री दिया गया। किसके लिए? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। 1972 में फिर से इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण। और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से, यानी 67 पद्मश्री, 72 पद्म भूषण और 89 में क्या हुआ? पद्म विभूषण, यानी तीनों इनको प्रदान किए गए हैं। इतना ज़्यादा योगदान इनका रहा है। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों के में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? अब आपको बताना है मिश्रित फसलों में यूज नहीं किया जाता है, यानी किस पेयर को हम मिश्रित फसलों में यूज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, गेहूं के साथ हम सरसों को बोते हैं, है ना। इसके बाद गेहूं तथा चिकपी। थर्ड ऑप्शन में है चावल तथा मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली तथा सूरजमुखी। अब सबसे पहले हमें दोस्तों समझना होगा कि मिश्रित खेती क्या होती है, मिश्रित फसल क्या होती है। तो मिश्रित फसल क्या होती है दोस्तों? जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। फसलों के उत्पादन के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। तो यह विधि क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहलाती है। ओके दोस्तों, इसमें विशेषता दुधारू गाय एवं भैंसों को, बकरियों को ही यूज किया जाता है, मतलब इन्हें इंक्लूड किया गया है मिश्रित कृषि में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं गेहूं के साथ सरसों को बोया जाता है, गेहूं के साथ चिकपी को भी बोया जाता है, यानी चने को बोया जाता है गेहूं के साथ। गेहूं के चावल के साथ मूंगफली, ये दोस्तों हमारा ये मिश्रित फसल में नहीं आएगा, क्योंकि मूंगफली के साथ सूरजमुखी को भी बोया जाता है। अब ये मिश्रण कहते कैसे हैं? क्योंकि गेहूं ऊपर रहता है, एक ही खेती में गेहूं और चावल को बो देते हैं, चावल की फसल थोड़ी छोटी होती है। ओके दोस्तों, गेहूं के साथ चना, गेहूं ऊपर रहता है, चना थोड़ा नीचे रहता है। मूंगफली, सूरजमुखी का पौधा ऊपर रहता है, मूंगफली नीचे रहती है। तो इस प्रकार से हम मिश्रित फसल बोते हैं। यदि एक नुकसान हो गया तो दूसरे में किसान भाई को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब चावल और मूंगफली एक साथ नहीं बोए जाते हैं, ये क्लियर रहना है आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चावल तथा मूंगफली, ये हमारी मिश्रित फसल में नहीं आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? अब नकदी फसल बताना है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नकदी फसल वो होती है जिनको हम तुरंत खेत से निकाल कर बेचकर पैसा कमाते हैं। मक्का, चना, गन्ना, गेहूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना हमारी ऐसी है फसल से काटा तुरंत बाजार में बेच के हम पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये नकदी फसल में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फल, फूल, सब्जियां तथा औषधीय पादपों की कृषि का कार्य कहलाता है। अब आपको बताना है जहाँ पे फल उगाए जाएँ, फल, फूल, सब्जियां और औषधीय पादपों की कृषि की जाती है, वहाँ पे कार्य क्या, इस कृषि को क्या कहेंगे? कृषि कार्य, बागबानी, नर्सरी या ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। अब बताना है दोस्तों आपको, तो कृषि कार्य में देखो केवल कृषि को ही हम महत्व देते हैं, यानी उसमें औषधियों को नहीं इंक्लूड करते हैं। बागबानी हो गया, नर्सरी में आपने देखा होगा दोस्तों, हम पौध को लगाते हैं और फूलों की पौध को लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी औषधियों का उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी पौध को लगाते हैं वहाँ पे नर्सरी में, बड़े उत्पादन प्रोडक्शन नहीं किया जाता है फल और सब्जियों का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा अपना? बागबानी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बागबानी। बागबानी एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, फल भी आ जाएंगे, फ्रूट्स भी आ जाएंगे, आपकी सब्जी भी आ जाएंगी और औषधि भी आ जाएंगी। ओके दोस्तों, यानी बागबानी में आप सब कुछ लगा सकते हो, यह अपने आप में एक व्यापक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागबानी, यानी बागबानी में फूल, फल, सब्जी और औषधि सभी को लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट फैक्ट्रियों में तैयार खाद, पेड़ पौधों से तैयार खाद, मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद या केंचुए द्वारा तैयार खाद।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केंचुए द्वारा तैयार खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट को जो केंचुए के द्वारा खाद बनाई जाती है। अब इससे हमें और क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, तो इस खाद को वर्मी कंपोस्ट को जैव उर्वरक खाद भी कहते हैं, जैव उर्वरक खाद भी कहते हैं, ठीक है ना। एक केंचुआ द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। ओके दोस्तों, केंचुए को हम किसान का मित्र भी कहते हैं, इको फ्रेंड कहते हैं। ओके दोस्तों, इको फ्रेंड या किसान का दोस्त भी कहते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट में की और क्या क्वालिटी होती है, इसकी क्या और विशेषताएं होती हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में यह आसानी से 1.5 से 2 मंथ में ही क्या हो जाती है, तैयार की जा सकती है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए ये वर्मी कंपोस्ट को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है कृषि के लिए। ओके दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।